हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में .NET 6 की सीरीज़ के अंदर जो कल लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास किसी एक कंट्रोलर के एक्शन में अगर कोई डाटा है तो उस डाटा को आप उस एक्शन के व्यू तक किस तरीके से पहुंचा सकते हो और एक एक्शन से डाटा को दूसरे एक्शन तक कैसे पहुंचा सकते हो। यानी कि अगर इसको मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो हमारे पास एक कंट्रोलर है होम और उसका एक एक्शन है इंडेक्स। तो इस एक्शन इंडेक्स का आगे एक व्यू भी है index.cs HTML। तो अगर हम इस इंडेक्स के अंदर से डाटा को इसके व्यू तक भेजना चाहते हैं ताकि हम HTML फॉर्म में शो कर सकें तो यानी कि HTML का जो पेज है उसके अंदर शो कर सकें तो वो हम कैसे भेजेंगे। और साथ ही साथ एक कंट्रोलर है जिसका नाम होम है और उसके दो एक्शंस है इंडेक्स और वेलकम। और अगर हम एक इंडेक्स नाम के एक्शन में से डाटा को वेलकम नाम के एक्शन में डाटा को भेजना चाहते हैं तो वो हम डाटा किस तरीके से भेज सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। आज का लेक्चर इसके टोटली ऑपोजिट है, यानी कि कल हमने अगर ये देखा था कि कंट्रोलर के अंदर से डाटा व्यूज तक कैसे जाता है, तो आज हम ये देखेंगे कि व्यूज में से डाटा कंट्रोलर में और फिर कंट्रोलर के अंदर से किसी स्पेसिफिक एक्शन में किस तरीके से जाता है। इस काम को करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक होता है गेट का तरीका और दूसरा होता है पोस्ट का तरीका। दोनों तरीकों को मैं आज के लेक्चर में कवर नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आज के लेक्चर में जस्ट गेट को कवर करूंगा और उसकी डिटेल देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है और वो क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप व्यू के ऊपर से डाटा कंट्रोलर में और उसके आगे उस किसी एक्शन में भेजते क्यों हैं। तो देखें, जब आप कोई भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका जो इंटरफेस जो वेब पेज सामने नज़र आ रहा होता है उस पर डाटा जो होता है वो यूज़र के सिर्फ देखने के लिए नहीं होता। सम टाइम आप वहाँ पे कुछ फॉर्म्स भी बनाते हैं जहाँ पे आप यूज़र्स की इनपुट्स ले रहे होते हैं, तो वो इनपुट्स आपको बैक एंड पे अल्टीमेटली इन कंट्रोलर्स में और फिर कंट्रोलर के अंदर से इन एक्शंस के अंदर चाहिए होती हैं ताकि उस इनपुट को या तो आप वापस एज इट इज़ उठा के डाटाबेस में कहीं जाके सेव कर सकें या फिर उन इनपुट्स को आप प्रोग्रामिंग के अंदर ला के किसी तरीके से प्रोसेस कर सकें। इस काम के लिए आपको यहाँ पर हर सूरत में इनपुट्स को लेके आना पड़ता है। तो वो तरीका क्या होता है कि आपको इंडेक्स के ऊपर से डाटा को उसके रेलेवेंट एक्शन तक भेजना होता है, यानी कि इंडेक्स व्यू से उसके रेलेवेंट कंट्रोलर और उसके कंट्रोलर के अंदर उसके रेलेवेंट एक्शन तक भेजना होता है डाटा को हर सूरत में, ताकि डाटा यहाँ तक पहुँच जाए। जो यूज़र की इनपुट है वो पेज से यहाँ तक आ गई तो उसके बाद आपके कंट्रोल में आप उसको डाटाबेस में भेजो, आप उस पर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करो थ्रू योर प्रोग्रामिंग लॉजिक या आप जो भी करना चाहते हो। सो दो तरीके हैं मैंने आपको बताया, एक है पोस्ट का और एक है गेट का। तो सबसे पहले हम गेट का तरीका आज ट्राई करेंगे और गेट के तरीके को ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँगा कि एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बना के डाटा में दूंगा और वो डाटा को मैं यहाँ इंडेक्स के व्यू से इंडेक्स के कंट्रोलर होम कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन तक मैं लेके आऊँगा उस डाटा को, जो कि मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में डालूंगा। और इसके बारे में आपको बताता चलूं कि गेट का जो मेथड है बेसिकली करता क्या है कि आप जो भी डाटा किसी भी वेब पेज पे या फिर किसी भी व्यू के अंदर उस में मौजूद टेक्स्ट बॉक्स में जब आप जो भी डाटा देते हैं, गेट का मेथड उस डाटा को उठाकर आपका जो ऊपर वेबसाइट का URL होता है उसके अंदर ऐड कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा आपकी वेबसाइट के जो आपका ऊपर नाम आ रहा होता है लेट्स से www.google.com, तो जब आगे आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं उस वेबसाइट पे तो वो जो ऊपर URL होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क के बाद आगे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। तो वो एक्चुअली इसीलिए होती हैं कि वो वहाँ से उस पेज के थ्रू वो सेंड हो रही होती हैं और दूसरा पेज जो ओपन हो रहा होता है उसके ऊपर वो रिसीव हो रही होती हैं। तो वहाँ पे रिसीव करने के लिए भी सम टाइम वो वैल्यूज़ होती हैं, सम टाइम आप उसी पेज पे ही आगे कोई वैल्यू को प्रोसेस कराने के लिए भेज रहे होते हैं यूज़र से पकड़ के। तो इन सब कामों के लिए गेट यूज़ हो रहा होता है। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट से बेहतर है हम इसको प्रैक्टिकली देखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने एक टेबल क्रिएट करता हूँ HTML में, ये एज्यूम करते हुए कि आपको टेबल HTML में बनाना आता होगा। और उस टेबल के अंदर मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन रखूँगा ताकि जब उस टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू डाल के उस बटन की को प्रेस करने की मदद से अगर मैं उस वैल्यू को गेट का मेथड इंप्लीमेंट करके भेजता हूं तो किस तरीके से वो URL का हिस्सा बनेगी। और ये देखने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि URL में मौजूद वैल्यू को किस तरीके से हम उठा के इस इंडेक्स के एक्शन में रख सकते हैं। तो मैं काम स्टार्ट करता हूँ टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले मैं टेबल बना रहा हूँ और उसके बाद बाकी काम करते हैं। ओके, ये टेबल आ गया और टेबल की एक TR बना ली, एक TR में हमने एक TD बना ली और इस पहली TD के अंदर मैं सिंपली अपना लेबल लिख के लगा रहा हूँ जो कि मैं टेक्स्ट बॉक्स के पीछे शो करना चाहता हूँ। दूसरी TD के अंदर मैं एक
टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा जिसके लिए मुझे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट देना पड़ेगा और मैं इसका नेम भी जो है वो नेम ही रख लेता हूँ, इसका नेम रख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से नीचे जाके ये टीआर तो बन चुकी है, अब इस टीआर के नीचे जाकर एक टीआर और बनाता हूँ और एक टीआर में जाके इस टीडी के एक टीडी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं एक बटन बना देता हूँ। अब ये जो बटन है इसके टाइप जो है मैं रखूँगा सबमिट और इस बटन का नाम भी मैं सबमिट ही रख लेता हूँ। मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग पे कोई इतना फोकस नहीं कर रहा मगर फिर भी मैं इसको कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 कर लेता हूँ ताकि रो के सेंटर में आ जाए, क्योंकि 2 कॉलम थे ऊपर और नीचे सिर्फ एक ही है तो ये किनारे में बुरा लगेगा। और मैं इसको अलाइन इज इक्वल टू सेंटर भी कर लेता हूँ एहतियातन कि इन केस अगर ये रो बड़ी हो जाने के बाद भी सेंटर में नहीं आता तो आ जाए। अच्छा, अब ये टेबल तो हमने बना लिया। अब मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाऊं, बल्कि मैं इसके ऊपर बॉर्डर भी लगा देता हूँ और बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल। अब मैं इसको अगर आपको रन करके दिखाऊं तो आपको एक छोटा सा टेबल बना हुआ नजर आएगा। ओके, ये पेज लोड हो रहा है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें पेज पे एक टेबल बना हुआ आ गया जिसके अंदर एक नेम लिखा हुआ है और नेम के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। नीचे एक बटन है और जिस बटन को अगर मैं अभी दबाने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं कर रहा ये बटन, क्योंकि अभी हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि ये बटन फंक्शन करना स्टार्ट करे। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके फंक्शन को स्टार्ट कराने के लिए इस पूरे टेबल को मुझे एक फॉर्म नाम के टैग के अंदर डालना पड़ेगा। मैंने फॉर्म नाम का टैग स्टार्ट किया है टेबल से ऊपर और टेबल जहां खत्म हो रहा है उससे एक लाइन नीचे जाकर मैंने इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब फॉर्म टैग के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, आप ये देखिए। इस फॉर्म टैग के अंदर पहले तो मैं मेथड सेट करूंगा कि जिस मेथड को मैं इस्तेमाल करके डाटा को कंट्रोलर में और कंट्रोलर के अंदर फर्दर एक्शन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो वो मैंने आपको पहले बताया कि आज हम गेट का मेथड सीख रहे हैं, तो मैंने गेट लगा दिया। अब मुझे डाटा गेट अगर करवाना है तो वो कौन से कंट्रोलर तक जाएगा डाटा और उस कंट्रोलर के फर्दर कौन से एक्शन तक जाएगा डाटा, वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे कंट्रोलर मेंशन करने के लिए ASP का हेल्पर टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ASP कंट्रोलर, ठीक है। और ये हेल्पर टैग लगाकर अब यहाँ पर मैं कंट्रोलर का नाम लिखूंगा। तो हम जिस कंट्रोलर पे डाटा भेजना चाहते हैं वो बेसिकली होम कंट्रोलर है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे होम लिखना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे दूसरा ASP का हेल्पर टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ASP एक्शन, यानी कि वो एक्शन जिसके ऊपर आप डाटा भेजना चाहते हैं। तो होम कंट्रोलर के अंदर फर्दर जो है आपका क्या होगा कि एक्शन जो है वो है इंडेक्स, तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिख दिया। अब ये मेरा पूरा का पूरा एक मेथड तैयार हो चुका है। अब ज़रूर आपके माइंड में ये बात आई होगी कि ये हेल्पर टैग्स क्या हैं, ASP एक्शन और ASP कंट्रोलर। तो बेसिकली हेल्पर टैग्स जो हैं ये आपकी .NET कोर में इस्तेमाल होते हैं और ये बड़ी काम की चीज़ है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, डिटेल में इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप इसको थोड़ा सा जाके इंटरनेट से भी स्टडी करें कि व्हाट आर हेल्पर टैग्स इन ASP .NET कोर, तो आपको जो है से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, ये करते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली आपका जो सर्वर साइड का कोड होता है या फिर जो प्रोग्रामिंग होती है आपकी बैकएंड पे हुई हुई, उसको रेंडर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं HTML की फॉर्म में। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है ASP कंट्रोलर इज इक्वल टू होम और ASP एक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स। तो एक्चुअली ये क्या करेगा कि जब ये पेज रन करेगा ना तो ये खुद ब खुद HTML में कन्वर्ट हो जाएगा और HTML में कन्वर्ट करके अगर मैं यहाँ इसके आगे थोड़ा सा जाके आपको लिख के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा कि होम स्लैश इंडेक्स, कुछ इस तरीके का कोड बन जाएगा, एक पाथ क्रिएट कर देगा कि कंट्रोलर ये है और इंडेक्स ये है। लेकिन आप हेल्पर टैग के थ्रू जब ये चीज़ें लिखते हैं तो आपको ये पाथ बैकस्लैश लगा के जो लिखने वाला जो अजाब था उससे आपकी जान छूट जाती है और आपको डायरेक्ट बस कंट्रोलर का नाम मेंशन कर दिया और इंडेक्स का नाम मेंशन कर दिया एक्शन में। तो अब ये खुद ब खुद ही रेंडर होकर HTML में उस तरीके से बन जाएगा जिस तरीके से इसको होना चाहिए, अदरवाइज पाथ लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। ओके, अब यहां से ये हमने पेज बना लिया। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म का टैग ऐड करने के बाद हमारे इस टेबल के अंदर क्या तब्दीली हुई है, क्योंकि जब तक फॉर्म का टैग नहीं था तब तक तो जब हम बटन दबा भी रहे थे तो कुछ हो नहीं रहा था। तो अब मैं दोबारा से प्रोजेक्ट को आपके सामने रन करता हूं और कुछ सेकेंड्स का आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखते हैं कि इससे हमारे सामने क्या चेंजिंग आई है। ओके जी, सो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रन हो चुका है और ब्राउज़र में भी लोड हो रहा है। अब यहाँ पर दोबारा से आपके सामने वही टेबल आ जाएगा
ये आ गया। अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ HAMMAD हमाद। अब मैं इसको सबमिट का बटन दबाता हूँ। देखें सबमिट के बटन को दबाने से अब इस दफ़ा कुछ हुआ है और छोटा सा रिफ्रेश लिया है पेज ने। अगर आप गौर से देखें, मैं दोबारा से यहाँ पे हमाद लिख के दबाता हूँ तो ये देखें यहाँ से पेज ने थोड़ा सा रिफ्रेश लिया है। और रिफ्रेश लेने के बाद क्या हुआ है कि पहले ये वाला जो लिंक था ये लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर यानी कि 7235 पे जाके एंड हो रहा था। अब बैकस्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क और नैम इज इक्वल टू हमाद आ गया है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स नैम में जो वैल्यू डाली गई थी वो कहाँ, वो थी हमाद, तो उसने ऊपर जाके हमारे स्ट्रिंग में URL स्ट्रिंग के अंदर जोड़ दी है। यानी कि अब ये वैल्यू यहाँ से तो हमने थ्रो कर दी है। अब जब ये वैल्यू थ्रो होके URL के अंदर पहुंच चुकी है तो अब आगे ये जो आपने कंट्रोलर के अंदर एक्शन डिफाइन किया हुआ इंडेक्स, इसकी जिम्मेदारी है कि ये इसको रिसीव करे। तो इसको रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक पैरामीटर स्ट्रिंग नाम लेना पड़ेगा। अब जो भी वैल्यू आएगी वो सीधी स्ट्रिंग नाम के पैरामीटर में आ जाएगी और हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक माय नाम वेरिएबल बनाते हैं और इज इक्वल टू नाम कर देते हैं कि यानी तुम्हारे पास पैरामीटर में नाम के पैरामीटर में जो वैल्यू आए उसको उठा के आप माय नाम में दे देना। ठीक है, और ये काम करने के बाद अब हम यहाँ पर एक डिबगर लगा देते हैं ताकि यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आके ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया सॉरी। तो अब क्या होगा कि अब आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आके रुकेगा तो हम देख लेंगे कि क्या इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू पहुंची भी है या नहीं। अगर वो वैल्यू इसमें आ गई है तो इसका मतलब ये है कि हमारा गेट का मेथड सही से काम कर रहा है। तो मैं दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और अब मैं वैल्यू देने के बाद देखते हैं क्या होता है। ओके सो प्रोजेक्ट यहाँ पर आकर हमसे वैल्यू मांगने से पहले पहले ही जो है ये इसने जो है मिनिमाइज कर दिया और ये यहाँ पे अटक गया है। देखें यहाँ पे भी लोडिंग के अंदर ही लगा हुआ है और ये आगे भी नहीं जा पा रहा है। इशू क्या है, इशू ये है कि नैम का जो वेरिएबल हमने एज अ पैरामीटर बनाया था वो नल है और जब आप इसको अभी प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो तो डेफिनेटली जब ये फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो उस वक्त तक तो आपने कोई वैल्यू नहीं दी ना। वैल्यू तो आप इसके होम कंट्रोलर के इंडेक्स के व्यू के लोड हो जाने के बाद दे के सबमिट का बटन दबाओगे तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले जब ये यहाँ पर इसकी ये ब्लैंक है तब ये क्या करे, जब ये फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तब तो ब्लैंक होगा, तब ये क्या करे। यहाँ पर ये इशू बन गया इसलिए ये एरर आया। अब ये एरर आना था और मैं भी आपके सामने जानबूझ के लेके आया हूँ ताकि इस एरर के आने के बाद आप सीख सकें कि ये वाला जो प्रॉब्लम आ जाता है ये अटक जाता है, लोडिंग पे लगा हुआ है क्योंकि उस पेज को ये लोड करना चाह रहा है और हमने पेज को ये कह दिया है कि आपने स्ट्रिंग के अंदर नाम जो है ऊपर से URL से कैच करना है। अब URL में जो नाम आएगा वो तो बाद में आएगा, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो फिलहाल ये बेचारा क्या करे, फिलहाल वो अटक गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे नहीं जा रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे लेट से ब्रेक पॉइंट ना लगा हुआ होता तो ये क्या करता, हम इसको भी देख लेते हैं। लेट से मैंने ब्रेक पॉइंट हटा दिया क्योंकि ब्रेक पॉइंट तो मैंने इसलिए लगाया था कि यहाँ पे रुके और मैं वेरिएबल के अंदर देख सकूं कि वैल्यूज क्या आई हैं। अब मैंने बगैर ब्रेक पॉइंट के इसको चलाया है तो अब देखते हैं कि क्या होगा जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा। ये देखें अब ये यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें, अब मैं यहाँ पर डाटा डालूं हमाद और सबमिट करूं तो देखें ये ऊपर भी चला गया, लेकिन अगेन मुझे तो पता नहीं चल रहा ना कि यहाँ तक डाटा पहुंचा या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अब उसको देखने के लिए हम एक छोटी सी चेंजिंग करेंगे प्रोजेक्ट में कि स्ट्रिंग नाम में यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इससे क्या होता है कि अगर नाम नाम के वेरिएबल जो जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, अगर इसमें डाटा आ गया तो सही है, अगर डाटा नहीं भी हुआ तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ना इसको और मॉडिफाई कर देते हैं कि ये वाला काम तभी हो कि अगर नाम की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल हो, तभी आप क्या करना कि यहाँ आकर तो स्ट्रिंग बनाना एक जिसका नाम माय नाम रखना और उस माय नाम के स्ट्रिंग के अंदर नाम स्ट्रिंग की वैल्यू को डालने की कोशिश करना। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है और अब जाके मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया कि ब्रेक पॉइंट पे आपको मैं डाटा आता हुआ शो कर सकूं। तो अब जाके दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं कि डाटा यहाँ तक पहुँच पाता है या नहीं। ओके सो प्रोजेक्ट दोबारा से रन हो रहा है और प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और देखें ये रन हो गया। अब मैं यहाँ पर ऐसे नाम लिख के सबमिट का बटन दबाया तो
अब हम ब्रेक पॉइंट पे दोबारा पहुंच गए होंगे यहाँ पर। और अब देखें अगर मैं नेम के ऊपर जाता हूँ तो देखें नेम नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू हमाद पड़ी हुई है। दैट मीन्स कि इसने एक्शन ने क्या किया कि ऊपर यूआरएल में से नैम इज इक्वल टू हमाद जो लिखा हुआ था वो हमाद को उठा के नाम नाम के वेरिएबल में डाल दिया, और यहाँ पर ये नैम नाम की वेरिएबल के अंदर से वैल्यू हमाद को उठाकर माय नेम के अंदर डाल देगा। अभी यहाँ पर नहीं आई माय नेम में, क्योंकि नल इसलिए क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया था। तो अगर हमने इससे आगे वाली जो लाइन है उस पर अगर ब्रेक पॉइंट लगाया होता तो माय नेम के अंदर भी वैल्यू आ चुकी होती। सो आपको देख के आइडिया हो गया होगा किस तरीके से हमने व्यू के ऊपर से डाटा को कंट्रोलर और उसके भी आगे फर्दर एक एक्शन के अंदर भेजा। सो अब यहाँ तक तो आपको ये चीज़ मैंने क्लियर करवा दी, बट द पॉइंट इसके ज़रूरी नहीं है कि आप जिस व्यू के ऊपर हो आप उस व्यू से डाटा उसी के एक्शन पे ही भेजोगे। आप इंडेक्स व्यू के अंदर से डाटा को उसी आगे जाकर किसी और एक्शन पे भी भेज सकते हो, लेट से वेलकम पे भी भेज सकते हो, किसी और कंट्रोलर पे भी भेज सकते हो। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कंट्रोलर तो वही है, इसका नाम हम यहाँ से बदल के वेलकम कर देते हैं, और यानी कि अब होम कंट्रोलर के वेलकम वाले एक्शन के ऊपर डाटा भेजो। और यही सारी साइंस, यही सारा कोड जो हमने यहाँ पे लिखा था अब हम वेलकम को दे देते हैं। तो क्या होगा कि अगर आप इस तरीके से कर दोगे, अब मैं दोबारा रन करके आपको नहीं दिखाने वाला, मैं चाहता हूँ कि आप ये दोबारा खुद से ट्राई करो वरना हमारा टाइम ज़ाया होगा, बट स्टिल मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से कर दोगे तो वो डाटा सारा का सारा वेलकम के पास आने लगेगा। और जब आप डाटा इंटर करने के बाद सबमिट का बटन दबाओगे तो आप ऑटोमेटिकली वेलकम के पेज पे भी पहुंच जाओगे इस डाटा के साथ। यानी कि चलें यार रन कर ही देता हूं मैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो चीज़ वो ब्रेक पॉइंट की वजह से फिर चल नहीं पाएगी। ओके, सो इस बार मैं यहाँ पर अपना नाम लिख के सबमिट का बटन अगर दबाता हूँ तो ये देखें मैं वेलकम के पेज पे भी आ गया और नेम इज इक्वल टू हमाद के साथ आया हूँ और ये वेलकम पेज भी खुल चुका है। अब अगर मैं बैक एंड पे कोड पे की जाके बात करूं तो इस वक्त ये जो माय नेम नाम का वेरिएबल है इसके अंदर हमाद वैल्यू पहुंच चुकी होगी, क्योंकि वेलकम के एक्शन ने यूआरएल से उसको कैच कर लिया, क्योंकि हमने जो फॉर्म था उसके अंदर हेल्पर टैग के अंदर ASP एक्शन में वेलकम दे दिया था। तो इस तरीके से आप एक एक्शन के व्यू से डाटा दूसरे एक्शन पे भी भेज सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात और, क्या हम एक वक्त में इस गेट के थ्रू एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भेज सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भेज सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैंने नेम तो भेज दिया, अगर मैं इसके साथ फादर नेम भी भेजना चाहूँ तो क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है? अब यहीं से आगे हम बात करते हैं। तो हम इसको ऐड करके देखते हैं। ये मेरे पास एक पूरी TR बनी हुई है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसी के पीछे सिंपली जाके वर्ड फादर ऐड करके तो नेम को यहाँ से इसके आगे इसके पीछे FP लगा देता हूँ, यानी कि फादर नेम। तो हम इसको कैसे अब रिसीव कर सकते हैं? अब मैं होम कंट्रोलर के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर जाके मुझे दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTTP गेट, ठीक है, यानी कि गेट का मेथड इसके ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, ये मैंने मेंशन क्यों किया है इस चीज़ का, जब हम HTTP पोस्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास HTTP गेट और HTTP पोस्ट मेंशन करने की क्या वजह होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जाके एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ राउट, और राउट में जाकर मैं यहाँ पर जाके मैं ये लिख देता हूँ कि इस पेज तक आने का राउट कौन सा है। वो है, लेट्स से सबसे पहले आप होम कंट्रोलर पे आते हो और उसके बाद आप वेलकम के ऊपर आते हो, और HTTP गेट जो लिखा था इसके आगे मैं ब्रैकेट में जाके एक चीज़ लिखने वाला हूँ, और वो क्या है अभी आप देखते जाएं। बस मैं कर्ली ब्रैकेट्स बनाऊंगा डबल कोटेशन में आके, और सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दूंगा नेम, और ऐसे करके उसके बाद यहाँ पर जाके लिख दूंगा फादर नेम, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है इससे क्या होगा, यहाँ पर जाके स्ट्रिंग नेम था और अगर मैं यहाँ पर जाके स्ट्रिंग f नेम कर देता हूँ तो क्या होगा कि जो नेम की वैल्यू थी वो आ जाएगी इस वाले वेरिएबल में, और जो फादर नेम की वैल्यू थी वो इस वाले वेरिएबल में। ठीक हो गया। और हमने इसको कहा कि अगर नेम इज नॉट इक्वल टू नल एंड लगाकर अब हम फादर नेम के बारे में भी यही बात उससे पूछ लेते हैं कि अगर फादर नेम इज आल्सो नॉट इक्वल टू नल तो आप बॉडी में आ जाना। वैसे अगर आप ये ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि वैल्यू जब आएंगी तो
आई होप सो के दोनों में साथ ही आएंगी। अच्छा, नेम में ये आ गया और स्ट्रिंग के अंदर जाके एफ फादर नेम का एक वेरिएबल बना के इसके अंदर हम एफ नेम की वैल्यू को डाल देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाके इस बार ब्रेक पॉइंट भी ऐड कर रहा हूँ, तो ताकि आपको मैं वैल्यूज़ जब यहाँ पे स्टॉप करे तो मैं आपको वैल्यूज़ दिखा भी सकूं। तो चलें अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि होता क्या है, क्या वैल्यूज़ आती भी हैं या नहीं, अगर आ गई तो क्यों आ गई और अगर नहीं आई तो क्यों नहीं आई, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, सो अभी प्रोजेक्ट रन हो रहा है और ये प्रोजेक्ट रन हो गया। अब मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू देता हूँ, नेम में देता हूँ हमाद और फादर नेम में देता हूँ मकबूल, ठीक है। अब मैंने सबमिट का बटन दबाया और अब मैं डिबगर पे सॉरी अपने ब्रेक पॉइंट की वजह से वहाँ पे चला जाता हूँ। मैं बार बार यहाँ पे डिबगर वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली इसको ब्रेक पॉइंट ही कहा जाता है। तो फादर नेम पे जाके मैंने जब रखा तो देखें इसके अंदर सेकेंड वाली वैल्यू आ गई मकबूल। नेम पे जाके मैंने रखा तो इसके अंदर हमाद आ गया और यही वैल्यूज़ फिर हमने आगे फर्दर यहाँ पे कॉपी कर ली। इसी तरीके से आप यहाँ पर जितनी भी गेट के थ्रू वैल्यूज़ भेजना चाहें ये आप भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने HTTP गेट के अंदर आगे जाकर इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमने मेंशन किया कि पहला जो प्लेस होल्डर है उसके अंदर नेम आ रहा है और दूसरे के अंदर फादर नेम आ रहा है, और राउट के अंदर ये चीज़ मेंशन की कि होम से लेकर वेलकम तक तो एक्चुअल URL है पेज का, उसके बाद जो है वो बेसिकली हमारी गेट के थ्रू आने वाली वैल्यूज़ हैं, जिसमें से पहली नेम में जाएगी और दूसरी फादर नेम में चली जाएगी। ये वाला जो राउट है ये सारा का सारा क्या है, बेसिकली एक्चुअल राउट है। अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं यानी कि इस कोड को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो क्या होगा हम ये देख लेते हैं। अब मैंने इसको ख़त्म कर दिया तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, सो अभी ये पेज लोडिंग की तरफ जा रहा है और हम पेज के लोड होने के बाद उसमें नेम और फादर नेम की वैल्यूज़ देंगे और उसके बाद दोबारा अपने ब्रेक पॉइंट पे आके देखेंगे कि नेम और फादर नेम के वेरिएबल्स में क्या वैल्यूज़ आई हैं। अब मैं यहाँ पर देता हूँ हमाद और यहाँ पर जाके देता हूँ मकबूल और मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ। ओके, अब हम चले जाते हैं अपने ब्रेक पॉइंट की तरफ। तो अगर आप नेम पे गौर करें तो इसमें पता है क्या वैल्यू आई है, होम, और फादर नेम के ऊपर अगर हम चले जाएं तो वहां पे क्या वैल्यू आई है, वेलकम। यानी कि जो हमारा वेबसाइट का या वेब एप्लीकेशन का मैन URL था उसके बाद आगे वाली जो दो वैल्यूज थी उनको उठाकर इसने पहली को नेम में डाल दिया और दूसरी को जो है फादर नेम में डाल दिया। तो हमारा जो एक्चुअल URL है वो क्या है, एक्चुअली अगर आप अपनी वेब पे जाकर देखें तो यहाँ तक है। इसके आगे जब हम सबमिट का बटन दबाते हैं तो इससे आगे एक URL लिंक हो जाता है, वो क्या होता है, होम एंड वेलकम। तो इस होम वर्ड को यानी कि कंट्रोलर के नाम को उसने नेम में डाल दिया कि ये पहला पैरामीटर है ये समझ के, और वेलकम को इसने कहाँ डाल दिया, फादर नेम में डाल दिया। तो जब हम राउट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इस जगह पर, यहाँ जाकर इस जगह पर जब हम राउट मेंशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके प्रोग्राम को पता चल जाता है कि ये होम से लेकर वेलकम तक तो URL ही है। अब इससे आगे वाली जो दो वैल्यूज हैं इनको हमने क्या करना है, जो गेट की तरफ से आने वाली वैल्यूज कंसीडर करना है। तो ये है आपका मेथड गेट और ये इस तरीके से काम करता है। आई होप सो कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन गेट मेथड बड़ा यूजफुल मेथड है और काफ़ी जगहों पे हम इसको यूज़ कर भी रहे होते हैं और करेंगे भी आगे अपने आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि गेट के थ्रू जो डाटा आप सेंड कर रहे होते हैं वो सिक्योर नहीं होता, क्योंकि वो URL के अंदर नज़र आ रहा होता है। तो अगर आपको डाटा सिक्योर वे में एक व्यू से उसके कंट्रोलर तक और कंट्रोलर से आगे उसके फंक्शन एक्शन तक जो है ट्रांसफ़र करना है तो आपको पोस्ट का मेथड यूज़ करना पड़ता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो तब तक आप कोशिश करें कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसके बारे में इंटरनेट से और भी स्टडी करें। तब तक हम इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी बात जो मुझे याद आ गई है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, कि अगर आप जाकर ये जो ASP कंट्रोलर टैग हेल्पर है और ASP एक्शन टैग हेल्पर है, आप जब इसको कोड करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास सजेशंस नहीं आएंगे। जैसे मैं इसको मिटा के आपके सामने कोड कर रहा हूँ, मैं ASP लिखता हूँ तो सारे के सारे टैग हेल्पर आना शुरू हो गए, ASP एक्शन कंट्रोलर सारे के सारे ये देखें आ रहे हैं और मैं इनमें सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने इनकी एक फाइल जो ऊपर टॉप पे इंपोर्ट करनी होती है वो मैंने की हुई है, और अगर आप देखें तो इस पेज के ऊपर टॉप पे तो कोई फाइल इंपोर्ट हुई हुई आपको नजर नहीं आ रही। तो मैंने यहाँ पर वो इंपोर्ट नहीं की, मैंने एक और दूसरी फाइल है वहां जाकर उसको इंपोर्ट किया है। और वो फाइल कौन सी है, व्यूज के फोल्डर में जाकर व्यू इंपोर्ट्स के नाम से यहाँ पर ये फाइल आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये क्या है,
ऐड टैग हेल्पर, उसके बाद स्पेस के बाद स्टैरिक, फिर कामा, फिर microsoft.aspnetcore.mvc.tag helpers। ये इंपोर्ट फाइल है। अगर मैं इसको यहाँ की जगह इधर इंडेक्स के टॉप पे भी कर देता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के साथ लिंक होती। ये व्यू imports .cs HTML की फाइल का बेनिफिट ये होता है कि आप वो चीज़ें जो कि आप तमाम व्यूज़ के अंदर बार बार इस्तेमाल करेंगे, आप उनको एक दफ़ा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और वो हर एक व्यू के अंदर फिर काम करती रहती है। अब मैंने क्योंकि व्यू इंपोर्ट्स के अंदर जाके एक दफ़ा टैग हेल्पर को इस्तेमाल कर लिया है, तो अब मैं जितनी बार भी आगे किसी भी व्यू को खोल के उसके अंदर मैं टैग हेल्पर इस्तेमाल करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली चल रहे होंगे, क्योंकि व्यू इंपोर्ट फाइल जो है हर एक व्यू के साथ लिंक है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी फाइलें हम लगा रहे हैं इनका आपको पता चलता चला जाएगा। शेड के फोल्डर में लेआउट की फाइल क्या करती है अब आपको पता है, होम का फोल्डर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता है, इंडेक्स वेलकम क्या है आपको पता है, और व्यू इंपोर्ट्स क्या है ये भी आपको आज पता चल गया। इसी तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे जो मौजूद है आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलती चली जाएगी, और उसके बाद फिर जब प्रोजेक्ट बनाएंगे कोई इसके अंदर तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो ये एक चीज़ थी जो मुझे लास्ट पे याद आई टैग हेल्पर्स के बारे में, वो मैंने ऐड कर दी है लेक्चर में। अब मैं इस लेक्चर को एंड करने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।